नमस्कार। आज हम भारतीय व्यापार और अर्थव्यवस्था की दुनिया में गोता लगा रहे हैं। हमारे पास कई दिलचस्प स्रोत हैं जिन पर हम गहराई से बात करेंगे। इसमें कंपनियों के तिमाही नतीजे हैं, बाजार का हाल है, ऑटो सेक्टर की जबरदस्त बिक्री है और हाँ, कुछ बड़े नीतिगत बदलाव भी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शेयर बाजार। पिछला हफ्ता कैसा रहा? थोड़ा सुस्त सा लगा मुझे तो। हाँ, आप सही कह रहे हैं। 4 हफ्तों की लगातार तेजी के बाद पिछले हफ्ते सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में थोड़ी गिरावट देखने को मिली। अच्छा। हाँ, पर कहानी थोड़ी मिली-जुली थी। एक तरफ देखिए तो रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारती एयरटेल, एसबीआई, एलआईसी, इन सब का मार्केट कैप करीब 95,447 करोड़ बढ़ गया। रिलायंस इसमें सबसे आगे रहा। और दूसरी तरफ? दूसरी तरफ एचडीएफसी बैंक, टीसीएस, आईसीआईसीआई बैंक, ऐसी 6 बड़ी कंपनियों को करीब 91,685 करोड़ का नुकसान हुआ। तो एक तरह का बैलेंस सा बन गया। तो ये गिरावट क्यों आई? मतलब मुनाफा वसूली? मुख्य वजह तो वही लग रही है, प्रॉफिट बुकिंग। बाजार लगातार चढ़ रहा था तो निवेशकों ने सोचा थोड़ा मुनाफा निकाल लें, और फिर वो जो वैश्विक संकेत थे वो भी बहुत मजबूत नहीं थे। समझ गया। तो इस हफ्ते क्या उम्मीद रखें? क्या चीजें बाजार को ड्राइव करेंगी? देखिए, ये हफ्ता भी काफी अहम है। एक तो कई कंपनियों की Q2 यानी दूसरी तिमाही के नतीजे आने वाले हैं। दूसरे, कुछ जरूरी मैक्रो इकोनॉमिक डेटा भी आएगा, जैसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वगैरह। और ग्लोबल ट्रेंड्स का असर तो रहता ही है। हाँ, वो तो है। ध्यान ये भी रखना है कि ये हफ्ता थोड़ा छोटा है। बुधवार को गुरु नानक गुरुपर्व की छुट्टी है, लेकिन खबरें बहुत सारी हैं। बिल्कुल। तो नतीजों की बात करते हैं। कंपनियों का प्रदर्शन कैसा रहा? ये जो Q2 रिजल्ट्स आ रहे हैं, क्या तस्वीर उभर रही है? मिली-जुली सी लग रही है मुझे तो। बिल्कुल सही कहा आपने। तस्वीर काफी मिली-जुली है। कुछ सेक्टर्स में तो जबरदस्त चमक है, लेकिन कुछ पर दबाव भी दिख रहा है। जैसे कि? सबसे शानदार तो ऑटो सेक्टर रहा है। उसकी बात हम थोड़ी देर में और विस्तार से करेंगे। पर हाँ, त्योहारी मांग और जीएसटी दरों में जो कटौती हुई थी ना, हाँ। उसका बड़ा असर दिखा है। मारुति सुजुकी ने तो अक्टूबर में अपनी अब तक की सबसे ज्यादा मंथली सेल्स की है। टाटा मोटर्स के पैसेंजर व्हीकल सेल्स में भी करीब 27% का उछाल आया है। वाह। और कोई सेक्टर जिसने अच्छा किया? हाँ, सीमेंट में देखिए, जेके सीमेंट के नतीजे अच्छे आए हैं। वॉल्यूम बढ़ा है, नई कैपेसिटी भी शुरू हुई है, तो उनका मुनाफा 17 से 27% तक बढ़ा है। अलग अलग रिपोर्ट्स में थोड़ा फर्क है। और पतंजलि फूड्स ने भी रिकॉर्ड रेवेन्यू दर्ज किया है। दिलचस्प बात यह है कि उनके टोटल रेवेन्यू में एफएमसीजी सेगमेंट का हिस्सा अब करीब 29% हो गया है, और कमाई में तो लगभग 59%। तो वो सिर्फ तेल तक ही सीमित नहीं है अब। ये तो अच्छी खबरें हैं, खासकर ऑटो, सीमेंट और एफएमसीजी से। लेकिन क्या सब कुछ अच्छा ही रहा? कुछ चिंता वाली खबरें भी आईं। हाँ बिल्कुल, हर कंपनी की कहानी अलग है। जैसे टाटा केमिकल्स को लीजिए, उनका मुनाफा साल दर साल 60% गिर गया। ओह, 60%? जी, इसकी मुख्य वजह बताई जा रही है उनके यूके ऑपरेशंस का रीस्ट्रक्चरिंग और सोडा ऐश मार्केट में जो ग्लोबल सुस्ती है वो। इसी तरह कोल इंडिया को देखें, अक्टूबर में उनका कोयला प्रोडक्शन करीब 10% और ऑफटेक मतलब खदानों से निकासी लगभग 6% गिरी है। अच्छा, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? शायद मॉनसून के बाद खदानों से पानी निकालने वगैरह की कुछ लॉजिस्टिकल दिक्कतें रहीं, और हो सकता है मांग में भी थोड़ी कमी हो। ठीक है। और बैंकिंग या फाइनेंस में? वहां भी थोड़ी मिली-जुली तस्वीर है। सीडीएसएल का मुनाफा पिछले साल के मुकाबले करीब 14% कम हुआ है। बैंक ऑफ बड़ौदा का नेट प्रॉफिट भी साल दर साल 8% गिरा है, हालांकि पिछली तिमाही से थोड़ा बेहतर है। केमिकल सेक्टर की एक और कंपनी है GHCL। उनका मुनाफा भी 32% कम हुआ है। बिक्री घटी है और सस्ते इंपोर्ट का दबाव भी है। तो ये दिखाता है कि बाहरी फैक्टर्स का असर पड़ रहा है कुछ सेक्टर्स पर। यहाँ एक बात थोड़ी अलग दिख रही है। वेदांता के नतीजे तो सुनने में आए हैं काफी अच्छे रहे हैं। मुनाफा 13% बढ़ा। ब्रोकरेज भी काफी बुलिश है उस पर। हाँ, वेदांता के नतीजे उम्मीद से बेहतर रहे। मुनाफा 5,000 करोड़ रुपए के पान गया, और ब्रोकरेज फर्म्स इसलिए उत्साहित हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि कमोडिटी साइकिल सुधर सकता है, खासकर एल्यूमिनियम की कीमतें बढ़ सकती हैं। अच्छा। अगर ऐसा होता है तो वेदांता जैसी कंपनियों को फायदा होगा। इसी तरह पिडिलाइट इंडस्ट्रीज, जो फेविकॉल बनाती है, वो भी साल की दूसरी छमाही में डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ की उम्मीद कर रही है। उन्हें लगता है त्योहारी सीजन, कंस्ट्रक्शन में तेजी, इन सब से फायदा मिलेगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर, JSW इंफ्रा? हाँ, JSW इंफ्रास्ट्रक्चर ने भी पहली छमाही में बढ़िया प्रदर्शन किया है। रेवेन्यू 23% बढ़ा है, और उनकी आगे की योजनाएं भी काफी महत्वाकांक्षी हैं। तो कुल मिलाकर अगर इन नतीजों को देखें, ऑटो,
कुछ हद तक सीमेंट, एफएमसीजी, इंफ्रा, ये तो घरेलू मांग और त्योहारी सीजन से चमक रहे हैं। बिल्कुल। और दूसरी तरफ केमिकल, कोयला जैसे सेक्टर वो ग्लोबल हालात या अपने सेक्टर की चुनौतियों से जूझ रहे हैं। निवेशकों के लिए ये समझना जरूरी है कि हर कंपनी पर किन फैक्टर्स का असर पड़ रहा है। आपने ऑटो सेक्टर का जिक्र किया था कि प्रदर्शन शानदार रहा। अक्टूबर के बिक्री के आंकड़े तो वाकई हैरान करने वाले लग रहे हैं। रिकॉर्ड तोड़ बिक्री हुई है ना? थोड़ा और बताइए इसके बारे में। निश्चित रूप से अक्टूबर का महीना तो भारतीय ऑटो इंडस्ट्री के लिए ऐतिहासिक बन गया है। 4.70 लाख से ज्यादा कारें बिकी। ये किसी भी एक महीने का अब तक का सबसे ऊंचा आंकड़ा है। कमाल है, 4.70 लाख। जी, और ये पिछले साल अक्टूबर से 17% ज्यादा है। जैसा हमने पहले कहा, दो बड़े कारण थे, दिवाली दशहरे का त्योहारी मौसम और जीएसटी कटौती का पूरा असर। दोनों ने मिलकर मांग को आसमान पर पहुंचा दिया। तो किन कंपनियों ने बाजी मारी? सबने अच्छा किया? लगभग सभी बड़े खिलाड़ियों ने। मारुति सुजुकी ने तो 2,20,894 गाड़ियां बेचकर अपना ऑल टाइम बेस्ट मंथली परफॉर्मेंस दिया। ये पिछले साल से 7% ज्यादा है और डोमेस्टिक सेल्स तो 11% बढ़ी। मारुति हमेशा की तरह आगे। और टाटा? टाटा मोटर्स ने भी पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में 26.6% की जोरदार छलांग लगाई। 61,000 से ज्यादा गाड़ियां बेची। और खास बात ये कि रिटेल बिक्री में वो लगातार दूसरे महीने महिंद्रा से आगे रहकर नंबर 2 पर रहे। अच्छा, महिंद्रा नंबर 3 पर। हाँ, रिटेल में। वैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा ने भी एसयूवीज की रिकॉर्ड बिक्री की है, 71,624 यूनिट्स। ये पिछले साल से 31% ज्यादा है। उनकी कुल ऑटो बिक्री भी 26% बढ़कर 1.2 लाख यूनिट्स के पार चली गई। जबरदस्त। और कमर्शियल व्हीकल्स? अशोक लेलैंड? अशोक लेलैंड की बिक्री भी 16% बढ़ी है। और दिलचस्प बात यह है कि निसान, स्कोडा, टोयोटा जैसी कंपनियां जिनका मार्केट शेयर कम है, उन्होंने भी अच्छी बिक्री दर्ज की। मतलब मांग सिर्फ टॉप मॉडल्स की नहीं थी, पूरे बाजार में ही तेजी थी। ये आंकड़े तो पेट्रोल डीजल गाड़ियों की भारी मांग दिखा रहे हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ईवीज का क्या स्टेटस रहा? क्या वहां भी ऐसी धूम थी? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बाजार भी गर्म है। टाटा मोटर्स, जो इस सेगमेंट में लीडर है, उनकी ईवी बिक्री अक्टूबर में 73% से ज्यादा बढ़ी है। करीब 9,300 यूनिट्स बिकी। 73%? हाँ, ये दिखाता है कि लोग अब ईवीज को तेजी से अपना रहे हैं। महिंद्रा भी पीछे नहीं है। उन्होंने अपनी आने वाली 7 सीटर इलेक्ट्रिक एसयूवी का नाम अनाउंस किया है, XEV9S। XEV9S। जी, ये उनके नए इंग्लो प्लेटफॉर्म पर होगी और 27 नवंबर को इसे पेश किया जाएगा। और कोई बड़ी घोषणा? एक और अहम डेवलपमेंट है। टाटा मोटर्स और वॉल्वो ग्रुप ने हाथ मिलाया है। वो भारत में सस्टेनेबल कमर्शियल व्हीकल ट्रांसपोर्ट इकोसिस्टम बनाने के लिए मिलकर काम करेंगे। अच्छा, ये दिलचस्प है। तो ये सारी चीजें दिखाती हैं कि ऑटो कंपनियां सिर्फ आज की बिक्री पर ही नहीं, बल्कि भविष्य की टेक्नोलॉजी, खासकर ईवी और सस्टेनेबिलिटी पर भी पूरा फोकस कर रही हैं। ठीक है, ऑटो से अब थोड़ा ऊर्जा क्षेत्र की तरफ चलते हैं। कोल इंडिया में कुछ बड़े बदलावों की बात हो रही है ना? नए चेयरमैन आए। हाँ, श्री मनोज कुमार झा को कोल इंडिया के चेयरमैन का एडिशनल चार्ज मिला है और उन्होंने कंपनी के 50वें स्थापना दिवस पर एक व्यापक परिवर्तन रणनीति की घोषणा की है। ये क्यों अहम है? ये इसलिए अहम है क्योंकि दुनिया भर में एनर्जी ट्रांजिशन हो रहा है, कोयले से हटकर दूसरे स्रोतों की तरफ। तो कोल इंडिया को भी बदलना होगा, प्रासंगिक बने रहना है तो। उनकी रणनीति में कोयला गैसीकरण और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे नए क्षेत्रों में उतरना शामिल है। अच्छा, और क्या है इस रणनीति में? उन्होंने 2035 तक अंडरग्राउंड माइनिंग से उत्पादन बढ़ाकर 100 मिलियन टन सालाना करने का लक्ष्य रखा है। अभी ज्यादातर ओपन कास्ट होता है। लॉजिस्टिक्स और टेक्नोलॉजी को भी मॉडर्नाइज करेंगे। और एक और बड़ी बात, कोल इंडिया अब क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में भी उतरने की सोच रही है, भारत में भी और विदेश में भी। तो वो सिर्फ कोयला कंपनी नहीं रहना चाहती। ये तो बड़े बदलाव हैं। अच्छा, ऊर्जा क्षेत्र से कोई और ताज़ा खबर? हाँ, कुछ और भी है। एनटीपीसी ने झारखंड में अपने एक कोयला खदान में भारत का पहला CO2 इंजेक्शन बोरवेल ड्रिल करना शुरू किया है। CO2 इंजेक्शन, ये क्या है? ये बेसिकली कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी का हिस्सा है। मतलब पावर प्लांट से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़कर जमीन के नीचे स्टोर करना। ये भारत के नेट जीरो लक्ष्य की दिशा में एक एक्सपेरिमेंटल कदम है। दिलचस्प। और बिजली की खपत? वो अक्टूबर में पिछले साल से 6% कम रही।
शायद मौसम थोड़ा ठंडा रहा, एसी वगैरह कम चले। हो सकता है। ईंधन की कीमतों में भी थोड़ा बदलाव हुआ है। एटीएफ मतलब हवाई जहाज का ईंधन करीब 1% महंगा हुआ है, लेकिन कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 5 रुपए सस्ता हुआ है और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन अपने Q2 नतीजों के साथ डिविडेंड देने पर विचार कर रही है। ठीक है, चलिए अब कुछ बड़े सौदों, निवेशों और प्रोजेक्ट्स पर आते हैं। रियल एस्टेट में डीएलएफ का जिक्र हो रहा था, खासकर लग्जरी सेगमेंट में। हाँ, डीएलएफ ने गुरुग्राम में एक सुपर लग्जरी प्रोजेक्ट है उनका, द डालियाज। खबर है कि उसमें अब तक करीब 16,000 करोड़ रुपए के 221 फ्लैट्स बिक चुके हैं। 16,000 करोड़ रुपए। जी। ये दिखाता है कि सुपर लग्जरी घरों की मांग कितनी जबरदस्त है। हालांकि उनके Q2 के मुनाफे और रेवेन्यू में थोड़ी गिरावट आई थी, लेकिन उनकी सेल्स बुकिंग इस साल की पहली छमाही में 122% बढ़ी है। तो लगता है वो अपना सालाना टारगेट आराम से पूरा कर लेंगे। महंगे घरों का बाजार तो गर्म है। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रा में क्या बड़ी खबरें हैं? एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण खबर ओडिशा से है। भुवनेश्वर में भारत के पहले एंड-टू-एंड सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर प्लांट का शिलान्यास हुआ है। सेमीकंडक्टर भारत में? हाँ, सिलिकॉन कार्बाइड वाले। ये SICS प्राइवेट लिमिटेड लगा रही है, जो आर्चियन केमिकल की सब्सिडियरी है। 2067 करोड़ रुपए का निवेश है इसमें। ये चिप्स कहाँ इस्तेमाल होते हैं? ये हाई पावर एप्लीकेशंस में लगते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक गाड़ियां, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, 5G कम्युनिकेशन। अभी हम ये सब इंपोर्ट करते हैं। ये प्लान 2027-28 तक चालू होने की उम्मीद है। ये भारत के सेमीकंडक्टर मिशन के लिए बहुत बड़ा कदम है। वाकई ये तो बड़ी खबर है। और भी कई चीजें हैं। फाइनेंशियल सेक्टर में इंडसइंड बैंक के प्रमोटर IIHL और इन्वेस्को का जॉइंट वेंचर पूरा हो गया है। एसेट मैनेजमेंट में शैडोफैक्स टेक्नोलॉजीज 2000 करोड़ का IPO लाने की तैयारी में है, उसके पेपर्स फाइल किए हैं। और समुद्री इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी एक्शन है। ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने इंडिया मैरीटाइम वीक में 17,645 करोड़ रुपए के 22 MOU साइन किए हैं और प्रधानमंत्री ने DCIL के लिए 4,000 करोड़ रुपए के मॉडर्नाइजेशन प्लान की घोषणा की है, जिसमें 11 नए ड्रेजर बनेंगे। ड्रेजिंग मतलब वो बंदरगाहों की सफाई? हाँ, गाद निकालना ताकि बड़े जहाज आ सकें। BML ने भी DCIL के साथ करीब 350 करोड़ के समझौते किए हैं। और JSW इंफ्रास्ट्रक्चर वो 9,000 करोड़ लगाकर 2030 तक अपनी कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी को दुगना से भी ज्यादा 177 से 400 MTPA करने का प्लान कर रहे हैं। तो मतलब लग्जरी, रियल एस्टेट, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स, पोर्ट्स, ड्रेजिंग, इन सब में जबरदस्त पैसा लग रहा है और विस्तार हो रहा है। बिल्कुल, ये अर्थव्यवस्था के कुछ खास लेकिन बहुत अहम हिस्सों में एक नई ऊर्जा का संकेत है। बिल्कुल। अब आखिर में थोड़ा रेगुलेटरी और कानूनी मोर्चे पर क्या हुआ उस पर भी बात कर लेते हैं। जी, यहाँ भी कुछ अहम घटनाक्रम हुए हैं। एक तो NCLAT यानी नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल का फैसला आया है। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा है कि पेटेंट कानूनों से जुड़े झगड़ों की जांच करने का अधिकार CCI यानी कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास नहीं है। ऐसे मामलों में पेटेंट एक्ट ही लागू होगा, कॉम्पिटिशन एक्ट नहीं। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? मिशन खत्म कर रही है तो CCI सीधे जांच नहीं कर पाएगी। ये मामला फार्मा और टेक कंपनियों के लिए अहम हो सकता है। ये ध्यान रखने वाली बात है। और दूसरा अहम फैसला दिल्ली हाई कोर्ट का है FSSAI को लेकर। FSSAI ने जो रोक लगाई थी कि कोई भी कंपनी अपने ड्रिंक या प्रोडक्ट पर ORS नहीं लिख सकती जब तक वो WHO के फॉर्मूले वाला असली ORS न हो। हाँ, वो सुना था। उस रोक को हाई कोर्ट ने सही ठहराया है। कोर्ट ने कहा कि भ्रामक लेबल वाले प्रोडक्ट जनता की सेहत के लिए खतरा है, तो ये कंज्यूमर सेफ्टी के लिहाज से एक बड़ी जीत है। बिल्कुल सही। अच्छा, और सेबी शेयर बाजार के रेगुलेटर की तरफ से कुछ? हाँ, सेबी ने स्टॉक एक्सचेंजों को निर्देश दिया है कि वो बैंकिंग और फाइनेंशियल इंडेक्स जैसे बैंक निफ्टी, बैंकेक्स वगैरह में बदलाव करें। क्या बदलाव? मुख्य उद्देश्य है कंसंट्रेशन रिस्क कम करना। मतलब किसी 1-2 बैंक का वजन इंडेक्स में बहुत ज्यादा ना हो। अब इंडेक्स में कम से कम 14 शेयर होंगे। किसी एक शेयर का मैक्सिमम वेट 33% से घटाकर 20% कर दिया है और टॉप 3 शेयरों का कुल वेट 62% से घटाकर 45% कर दिया है। ओह, तो इसका असर फंड्स पर पड़ेगा? हाँ, जो पैसिव फंड्स और ETFs इन इंडेक्स को ट्रैक करते हैं, उन्हें अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना होगा।
इससे उम्मीद है कि बाजार में थोड़ी और स्थिरता आएगी। ये तो जरूरी कदम लगता है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, स्टील इंडस्ट्री की कुछ चिंताएं थीं आयात को लेकर। हाँ, वो मुद्दा अभी भी बना हुआ है। भारतीय स्टील इंडस्ट्री खासकर चीन से हो रहे सस्ते स्टील के इंपोर्ट को लेकर काफी चिंतित है। घरेलू कीमतें गिरी हैं और भारत पिछले 6 महीने से लगातार नेट स्टील इंपोर्टर बना हुआ है, मतलब आयात ज्यादा हो रहा है निर्यात से। तो इंडस्ट्री क्या चाहती है? वो सरकार से और कड़े कदम उठाने की मांग कर रही है। हालांकि सरकार ने कुछ क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर लागू किए हैं और कुछ सेफ गार्ड ड्यूटी की सिफारिश भी हुई है। अब नीति आयोग की एक कमेटी इंडस्ट्री वालों से बात करेगी, देखते हैं आगे क्या होता है। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो ये साफ है कि भारतीय अर्थव्यवस्था और कॉर्पोरेट जगत में एक साथ बहुत कुछ हो रहा है। कहीं त्योहारी मांग और सरकारी नीतियों से जबरदस्त तेजी है, जैसे ऑटो में। बिल्कुल, और कहीं ग्लोबल सुस्ती या इंपोर्ट प्रेशर जैसी चुनौतियां हैं, जैसे केमिकल या स्टील में। हमने देखा कंपनियों के मिले जुले नतीजे आए। ऊर्जा क्षेत्र एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है, कोयले से आगे की सोच रहा है। हाँ, और सेमीकंडक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में बड़े निवेश की घोषणाएं हो रही हैं और रेगुलेटर्स भी बाजार को ठीक रखने के लिए नियम बदल रहे हैं। इन सब बातों को एक साथ देखने पर एक ख्याल आ रहा है, हम एक ही समय में घरेलू मैन्युफैक्चरिंग पर जोर देख रहे हैं, जैसे सेमीकंडक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर जोर देख रहे हैं, जैसे पोर्ट्स और ड्रेजिंग, और एनर्जी ट्रांजिशन पर भी जोर है। क्या ये सब मिलकर भारत के इकोनॉमिक लैंडस्केप में किसी बड़े लॉन्ग टर्म शिफ्ट का संकेत दे रहा है? ये बहुत अच्छा पॉइंट उठाया आपने, और ये एक जरूरी सवाल भी खड़ा करता है। ये जो इतनी सारी महत्वाकांक्षाएं एक साथ लेकर चलने की कोशिश हो रही है, ये भारत की किन अंदरूनी ताकतों को दिखाती हैं, और साथ ही इस रास्ते में क्या चुनौतियां आ सकती हैं, कौन सी बाधाएं हो सकती हैं जिन पर ध्यान देना होगा ताकि ये मोमेंटम बना रहे। ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, इस पर सोचना जरूरी है। खैर, आज के लिए इतना ही।